हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। रैपिड फायर एमसीक्यू जो सीरीज है, इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया। तो हमें क्या देखना है, जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसका साइन क्या होता है? ऑप्शन ए नोजिया, ऑप्शन बी फ्लश स्किन, ऑप्शन सी टेमुसुलिनेस, ऑप्शन डी सिरोपल्स। जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो क्लाइंट होता है उसमें जो हाइपोग्लाइसेमिया को साइन होता है वो क्या होता है? टेमुलो इंसुलिनेस, या मैं बोल सकता हूँ इसको ट्रेमर, या मैं बोल सकता हूँ सेकिनेस, या जिटरनेस। ये सिमिलरी वर्ड है। जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है उसका जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होता है वो क्या होता है? टेमुलसनेस या ट्रेमर या सेकिनेस या जिटरनेस। ये हमारा क्या न्यूरोलॉजिकल, क्या हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होता है, न्यूरोलॉजिकल साइन होता है हमारा। जो किसकी वजह से होता है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा न्यूरोलॉजिकल साइन देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन, वो क्या होता है? ट्रेमर, सिकनेस, जिटरनेस या टेम्यूसनेसनेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेमर भी बोलते हैं। तो किसकी वजह से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नोजिया, फ्लश स्किन एंड स्लो पल्स। ये हमें देखने को कब मिलता है? जब हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन होती है। एक बार नोट सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो चाइल्ड होता है उसमें जो हाइपोग्लाइसेमिया का क्राइटेरिया रहता है वो कितना होता है? किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। ये नोट सेट में पूछा गया था, चाइल्ड के अंदर जो हाइपोग्लाइसेमिया क्या क्राइटेरिया रहता है वो कितना होता है? अगर लेस देन 45 mg पर डी हमें ग्लूकोज लेवल देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। ये हमें याद रखना है, चाइल्ड के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 45 से अगर हमें कम देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? टेमुलसनेस, इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। हाइपोग्लाइसेमिया एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या करता है हमारा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके वजह से जो न्यूरोजेनिक जो सिम्टम या साइन होता है वो कौन सा होता है? टेमुसनेस या ट्रेमर या जिटरनेस या सिकनेस। ये हमारा क्या? हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया क्या होगा? अर्ली सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा हमें? डायफारोसिस, डाइफोरेसिस। ये क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया का अर्ली सिम्टम होता है। तो ये भी याद रखना है, मे भी ये चांस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो क्या है उसका आंसर? डाइफारोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद रिलैप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सी कंडीशन है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन। उसमें जो सिम्टम है हमें वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी हियरिंग लॉस, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी डिप्लोपिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी डिप्लोपिया। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जो हमारा जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है, उसका जो माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ के डीजनरेशन की वजह से, डीमाइलिनेशन होने की वजह से जो नर्व फाइबर होते हैं वो क्या डैमेज हो जाते हैं। तो जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं, जो हमारा न्यूरॉन होता है, उसमें जो नर्व फाइबर माइलिन शीथ होता है उसका क्या काम होता है? जो नर्व होता है, नर्व फाइबर जो इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको क्या ट्रांसफ़र करना होता है, नर्व को क्या करना होता है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है। वो क्या है? माइलिन शीथ का काम रहता है। जो इस कंडीशन क्या होता है, जो माइलिन शीथ होती है उसका क्या डैमेज हो जाता है? किसी वजह से? ऑटोइम्यून
डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये क्या है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जो माइलिन शीथ होती है वो क्या डीजनरेट हो जाती है या फिर डीमाइलिनेशन हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन होता है, नर्व इन्फॉर्मेशन होती है, वो आगे तक नहीं पहुंच पाती। तो ये क्या हमारे एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसकी वजह से क्या होगा, जो आई का जो मूवमेंट होगा, अगर माइलिन से खराब हो रखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन में, जो नर्व फाइबर क्या आई मूवमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, आई मूवमेंट नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या डिप्लोपिया होने के चांस रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी डिप्लोपिया। ये क्या है अर्ली सिम्टम पूछ, ये क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, अर्ली सिम्टम होता है, अर्ली सिम्टम। क्वेश्चन पूछा जाए अर्ली सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, डिप्लोपिया या डबल विजन, या डबल विजन। क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो आई मूवमेंट होता है उसकी आई मूवमेंट क्या हम जो मालिन शीत होती है उस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता, आई मूवमेंट नहीं हो पाता, तो आई मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या डबल विजन या डिप्लोपिया कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डिप्लोपिया। ये क्या लेफ्ट जो MS क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है अगर न्यू सिम्टम हो रिटर्न ओल्ड सिम्टम। इसके वजह से जो सिम्टम देखने को मिला वो क्या मिलेगा हमें, डबल विजन या डिप्लोपिया, विच अकर व्हेन द नर्व पाथवे रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट आर डैमेज। तो इसकी वजह से जो मालिन शीत होता है वो क्या है, जो नर्व जो पाथवे होता है, जो नर्व ट्रांसफर जो नर्व कनेक्शन होता है वो ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से क्या है वो पाथवे क्या है आई मूवमेंट तक नहीं पहुंच पाएगा, आई तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आई के मूवमेंट को डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिप्लोपिया की कंडीशन होती है। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है इसमें हमें क्या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर लाइकली एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन रेदर देन डायरिया। क्यों देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारा जो GIT सिस्टम होता है उसकी जो मसल्स होती हैं, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो क्या है वो हमें क्या डिक्रीज देखने को मिलेगा, उसकी वजह से क्या कॉन्स्टिपेशन कंडीशन देखने को मिलती है। देन उसके बाद डायरिया देखने को मिलता है। ये क्या करता है, डिक्रीज मोटिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एनल मसल्स। डायरिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैपन बिकॉज ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव, फीकल इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन की वजह से हमें डायरिया भी देखने को मिल सकता है। बट हमें जो मेन जो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। हेयरिंग लॉस एंड जॉन्डिस या अनकॉमन सिम्टम होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। जो इसका अर्ली सिम्टम होता है वो हमेशा पूछा जाता है, डबल विजन या डिप्लोपिया इसका अर्ली सिम्टम होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। इसमें कुछ सिम्टम भी पूछे जाते हैं जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन में। तो एक सिम्टम ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, क्या है यूटॉप साइन, कौन सा साइन, यूटॉप साइन। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी स्टेट एग्जाम में। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है हमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। और क्या एक होता है लेहरमट साइन, लेहरमट साइन। ये भी हमें क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन में देखने को मिलता है। एक होता है रोमबर्ग साइन, रोमबर्ग साइन। जो साइन होते हैं वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं हमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। यूटॉप साइन, लेहरमट साइन और रोमबर्ग साइन। इसका एक ड्रग ऑफ चॉइस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, क्या होता है बीटा इंटरफेरोन। इसका क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो ये कुछ साइन हमें याद रखने हैं, ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना है। और इसका अर्ली सिम्टम क्या होता है, डिप्लोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो रीनल कैलकुलाई होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए क्या है, तो कौन सी कंडीशन रिलेटेड होती है अगर डेवलपमेंट रीनल कैलकुलाई होता है। तो ऑप्शन ए गाउट, ऑप्शन बी पैनक्रेटाइटिस, ऑप्शन सी फ्रैक्चर फीमर, ऑप्शन डी डिस्क डिजीज। जो रीनल कैलकुलाई के डेवलप होने की वजह से जो डिजीज होती है वो कौन सा होता है, गाउट। गाउट होने के चांस रहते हैं
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है। गाउट क्या होता है? ये क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। किसकी वजह से? ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। क्या? एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। इसकी वजह से क्या होगा? जो प्यूरिन जो प्रोटीन होता है उसके एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जॉइंट इन्फ्लामेशन में क्या, जो जॉइंट में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसकी वजह से क्या होगा? जो यूरिक एसिड होता है उसकी वजह से जितना प्यूरिन का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है, रीनल कैल्कुलाई का फॉर्मेशन उतना ही होता जाएगा। वो क्या होगा? जो जॉइंट होता है उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें क्या है? इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। तो उस कंडीशन को क्या होता है? गाउट बोलते हैं। गाउट क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। इसकी वजह से क्या होगा? जो रीनल कैल्कुलाई होता है या रीनल जो यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो किसकी वजह से होता है? प्यूरिन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से। इसलिए इस डिजीज में हमेशा प्यूरिन रिच डाइट अवॉइड करना होता है। क्या? प्यूरिन रिच डाइट हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। और प्यूरिन रिच डाइट कौन सा होता है? जितने भी ऑर्गन मीट होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? अवॉइड करना पड़ता है। जैसे लीवर, ये क्या? लीवर, ये जो भी ऑर्गन मीट होते हैं उनको हमेशा क्या करना पड़ता है? अवॉइड करना पड़ता है गाउट वाली डिजीज में, जो किसकी वजह से होता है? प्यूरिन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने की वजह से होता है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम से। इसका जो साइन सिम्टम होता है वो क्या होता है? एक हमें देखने को मिलता है इसमें टॉफ़ी। टॉफ़ी टॉफ़ी क्या होता है? ये वाइट कलर का क्रिस्टल नोडुल प्रेजेंट होता है। ये वाइट कलर का क्रिस्टल नोडुल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं टॉफ़ी। एक होता है पोडेग्रा। पोडेग्रा ये क्या होता है? जो हमारा ग्रेटर टो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? उसका जो फोटो होता है वो क्या? गार्बेज कंडीशन, मतलब एबनॉर्मल क्रिस्टल जमे हुए दिखेंगे। कहाँ पे? एक्यूमुलेट हुए दिखेंगे। जो फोटो होता है हमारा वहाँ पे क्या है? एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जो फोटो होता है, ग्रेटर टो होता है, सॉरी ग्रेटर टो, उस पर क्या है? वाइट कलर के क्रिस्टल नोडुल एक्यूमुलेट होंगे। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? पोडेग्रा। तो वो कौन से सिम्टम होता है? गाउट की कंडीशन में हमें पोडेग्रा भी देखने को मिलता है। इसके ड्रग ऑफ चॉइस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस से? अगर क्रोनिक कंडीशन में अगर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो क्या होगा? क्रोनिक कंडीशन में एलोप्रिनोल। क्या? एलोप्रिनोल। अगर क्रोनिक कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एलोप्रिनोल। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कोल्चिन प्लस एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन। तो हमें गाउट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। गाउट क्या होता है? इसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? हमें कौन सी डाइट अवॉइड करना है? प्यूरिन रिच डाइट हमें हमेशा अवॉइड करना होता है। जो ऑर्गन मीट होते हैं उसमें क्या प्यूरिन अवेलेबल होता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? अवॉइड करना होता है। टॉफी पोडेग्रास में देखने को मिलता है। क्रोनिक कंडीशन में एलोप्रिनोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एलोप्रिनोल क्या होती है? जैंतीन डेरिवेटिव इनहिबिटर होती है। मतलब जो जैंतीन होता है प्यूरिन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से जो जैंतीन होता है वो क्या उसको इनहिबिट करता है। कौन? एलोप्रिनोल। ये कौन सी कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है? क्रोनिक कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन की बात करें तो कोल्चिनो एंडोमेथासिन, ये क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है गाउट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर क्लाइंट विद एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। कौन सी कंडीशन है? एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। इंक्लूड पेनिसोन, मेथोट्रेक्सेट एंड सिमेटेरिन। पर्पज ऑफ द सिमेटेरिन। तो हमें क्या पूछा गया है? जो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया वाली कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसोन, मेथोट्रेक्सेट और सिमेटेरिन ये क्या ड्रग प्रिस्क्राइब करिए। तो जो हम सिमेटेरिन देते हैं एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में, इसका क्या पर्पज होता है?
ऑप्शन ए प्रमोट पेरिस्टालसिस, ऑप्शन बी प्रिवेंट कॉमन साइड इफेक्ट प्रेडनिसोन, ऑप्शन सी डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, ऑप्शन डी इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ मेथोट्रेक्सेट। जो प्रेडनिसोलोन होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है। जो प्रेडनिसोलोन क्या होता है, जो प्रेडनिसोलोन जो ड्रग होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है, गैस्ट्रिक अल्सर। इसके साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या कौन सा ड्रग देना होता है, सिमेटेरिन हमें क्या करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, सिमेटेरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, प्रिवेंट द कॉमन साइड इफेक्ट प्रेडनिसोलोन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रिवेंट ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोन। जो प्रेडनिसोन ड्रग होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है। इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें करना पड़ता है, सिमेटेरिन ड्रग देना होता है। तो इसका पर्पज क्या है, प्रेडनिसोन के साइड इफेक्ट को कम करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोन। ये इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिमेटेरिन देना पड़ता है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अल्सर। ए सी डी जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो क्या है, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मतलब सिमेटेरिन के यूज से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लाइन है, रिटर्न टू रूम इस फॉलोइंग एन इसोफेगोस्कोपी बिफोर ऑफरिंग फ्लूइड द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेस द क्लाइंट। तो हमें क्या है, जो इसोफेगोस्कोपी होता है उसको देने से पहले, मतलब जो फ्लूइड बिफोर ऑफरिंग फ्लूइड देने से पहले जो हमारा नर्सिंग प्रायोरिटी होगा वो क्या होगा। तो हमें क्या असेस करना है क्लाइंट के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी गैग रिफ्लेक्स। तो इस कंडीशन में जो हमें क्या करना है, अगर किसी क्लाइंट का क्या हुआ है, गैगोस्कोपी से इसोफेगोस्कोपी से क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है कोई क्लाइंट, तो उसको फ्लूइड देने से पहले हमें एज ए नर्सिंग प्रायोरिटी हमें क्या असेस करना है क्लाइंट का, गैग रिफ्लेक्स। क्या करना है, गैग रिफ्लेक्स क्या करना है, हमें असेस करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, जो हम फ्लूइड दे रहे हैं वो एस्पिरेट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है उसको हमें चेक करना होता है। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो हमें क्या है, फ्लूइड देना होता है। अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है उस कंडीशन में हमें अवॉइड करना होता है। क्यों, क्योंकि अगर उसका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है क्लाइंट का, उस कंडीशन में फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो वो क्या एस्पिरेट करने के चांस रहते हैं। इसकी वजह से क्या पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, गैग रिफ्लेक्स को हमेशा चेक करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है, टू प्रिवेंट किसके लिए, एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड इन द डिस्चार्ज टीचिंग फॉर क्लाइंट विद कैटरेक्ट सर्जरी। हमें क्या इंस्ट्रक्शन करना है डिस्चार्ज टीचिंग के टाइम पे, क्लाइंट क्या है, कैटरेक्ट सर्जरी का क्लाइंट है। ऑप्शन ए, over the counter eye drop can be used to treat redness and irritation. Option B, the eye shield should be worn at night. Option C, it will be necessary to wear special cataract glasses. Option D, a prescription of medication to control post operative pain will be needed. जो कैटरेक्ट सर्जरी होता है उसके लिए हमें डिस्चार्ज टाइम पे क्या टीच करना है, पेशेंट को क्या टीच करना है, द आई शील्ड शुड बी बोर्न एट नाइट। नाइट टाइम पे क्या करना है, जो आई शील्ड होता है उसको हमें क्या है, यूज करना होता है, बोर्न करना होता है। क्यों, क्योंकि क्या करता है, टू प्रिवेंट ट्रॉमा, आई में ट्रॉमा ना हो, उसका एक्सीडेंटल जो कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है उसका जो सूचर होता है, फिर जो उसमें ट्रॉमा ना हो नाइट टाइम पे, तो हमें क्या करना है, आई शील्ड हमें प्रॉपरली यूज करना होगा, बोर्न करना होगा। तो हम क्लाइंट को क्या टीच करेंगे, जो आई शील्ड होता है उसको ओवरनाइट क्या करना है, उसका वॉर्न करना होता है या यूज करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, आई शील्ड शुड बी वॉर्न एट नाइट टाइम पे हमें क्या करना है, आई शील्ड को यूज करना है। ठीक है, आई शील्ड वॉर्न एट नाइट टाइम या नैपिंग, मतलब जो डे टाइम पे जो नींद आती है, जो झपकियाँ आती हैं, उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, जो
आईसीएल होता है उसका यूज करना होता है। क्यों? टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल ट्रॉमा और ऑपरेटिव आई, जिस आई में ऑपरेशन हुआ है उसमें ट्रॉमा ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें आईसीएल यूज करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप नॉट ओवर काउंटर आई ड्रॉप ऑर्डर फॉर द क्लाइंट, ये हमें क्या है, आई ड्रॉप यूज करना नहीं होता इस कंडीशन में। नया इसका क्या है, जो ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ग्लासेस जो यूज करना होता है वो हमें यूज करना नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमें क्या करना यूज होता है? आई शील्ड हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए 8-year-old इज एडमिट विद सॉर थ्रोट, ड्रॉलिंग, म्यूफुलर फोनेशन, हाई पिच साउंड अपॉन ब्रीथिंग, स्टाइडर, टेम्परेचर 102 Fahrenheit. Nurse should immediately notify the doctor because child symptoms are suggestive of. जो 8 ईयर के जो क्लाइंट है, चाइल्ड है, उसमें जो सिम्टम है वो क्या है? सॉर थ्रोट है, ड्रॉलिंग है, म्यूफुलर फोनेशन, हाई फेस साउंड, जो कौन सा साउंड है? स्टाइडर साउंड, और टेम्परेचर भी क्या है इसका? 102 डिग्री Fahrenheit टेम्परेचर है। ये कंडीशन से आप सिम्टम देख के पता चल रहा होगी, हमें पिछली बार भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। जो 3D साइन देखने को मिलता है हमें कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, जो ड्रॉलिंग होता है और हाई पिच स्टाइडर जो साउंड होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो हमें क्या नोटिफाई, इमीडिएटली डॉक्टर को नोटिफाई करना है। जो सिम्टम है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, ऑप्शन बी सबग्लोटिक हेमांजियोमा, ऑप्शन सी साइनोसाइटिस, ऑप्शन डी एपिग्लोटाइटिस। तो हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी एपिग्लोटाइटिस। ये क्या होता है? जो क्रॉप होता है, क्रॉप में हमें डिस्कस किया था 4 कंडीशन होती है, जिसमें से क्या होता है? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो कंडीशन होती है उसमें हमें 3D साइन देखने को मिलता है। कौन कौन सा? डिस्पिनिया, ड्रॉलिंग और क्या? डिस्पिनिया, ड्रॉलिंग और डिस्टेंट मुफ्लेट साउंड, ये हमें 3D साइन देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में? एपिग्लोटाइटिस कंडीशन में। तो हमें क्या फोकस करना है? ड्रॉलिंग और मुफ्लेट जो हाई पिच साउंड होता है, स्टाइडर, तो कौन सा होता है इसमें? इंस्पायरेटरी स्टाइडर साउंड। ये क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट में। कौन सा साउंड देखने को मिलता है इसमें? इंस्पायरेटरी स्टाइडर साउंड, इनकी हाई पिच देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में? एपिग्लोटाइटिस कंडीशन में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? एपिग्लोटाइटिस। ये क्या होता है? सिम्टम कंसिस्टेंट एपिग्लोटाइटिस में पाया जाता है। इन्फेक्शन अपर एयरवे का इन्फेक्शन होता है, टोटल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इस कंडीशन में। प्राइमरी सीलियर डिस्काइनेसिया क्या होता है? ये लंग्स डिजीज होती है, जो डिफेक्ट इन द सीलिया, जो लंग्स में जो सीलिया होता है, एल्वोलाई में जो सीएल होता है उसका जो डिफेक्ट हो जाता है उसमें, उसकी वजह से क्या होगा? हेयर लाइक प्रोजेक्शन रेस्पॉन्सिव फॉर फॉर्जिन मटेरियल सच एज म्यूकोसा रिजल्टिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एक्सेसिव म्यूकोस, क्रॉनिक ब्रीजिंग, कफ एंड नेजल कंजेशन। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है सीलिया, वो क्या करता है? जो फॉर्जिन पार्टिकल होता है उसको क्या रिमूव करता है। तो इस कंडीशन में जो क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है सीलियाई, तो उसमें जो फॉर्जिन पार्टिकल होगा, एक्सेसिव म्यूकस इकट्ठा होगा लंग्स के अंदर, एयरवे के अंदर, क्रॉनिक व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब जो कंडीशन होती है किसकी वजह से देखने को मिलती है? जो सीलिया होता है उसके डिफेक्ट होने की वजह से। तो ये किस कंडीशन में होता है? नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी सीलिया डिस्काइनेसिया। सीलिया के जो सीलियरी डिस्काइनेसिया, जो सीलिया होता है उसके डिफेक्ट होने की वजह से ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। सबग्लोटिक जो हेमांजियोमा होता है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेमासेज इन द एयरवे कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सिम्टम जिसमें क्या है? क्रॉफ, कफ, डिफिकल्ट ब्रीथिंग एंड स्टाइडर देखने को मिलता है। साइनोसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू, जो साइनस होता है, जो साइनस होता है उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो हमें सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? रनी नोज, पेन, टेंडरनेस, फेस एंड नेजल कंजेशन। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? साइनोसाइटिस वाली कंडीशन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोथेरेपी इज ऑर्डर फॉर न्यूबॉर्न विद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। कौन सा फिजियोलॉजिक जो जॉन्डिस होता है उसमें क्या न्यूबॉर्न के लिए फोटोथेरेपी ऑर्डर की है। तो नर्स केयर फॉर क्लाइंट इन्फेंट, जो उसके लिए जो क्लाइंट के लिए जो नर्स केयर करेगी वो क्या करेगी, इन्फेंट के लिए। इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, फिजियोलॉजिक जो जॉन्डिस होता है उस कंडीशन में फोटोथेरेपी क्या ऑर्डर किया है। इस कंडीशन में जो नर्स का केयर होगा वो क्या होगा, इन्फेंट के लिए। ऑप्शन ए, प्लेस द बेबी ऑन एंटेरिक आइसोलेशन। ऑप्शन बी, अप्लाई लोशन और ऑयल ऑन द बेबी स्किन टू प्रिवेंट डाइंग। ऑप्शन सी, बियर ग्लव्स, गाउन ग्लव्स, मास्क वाइल केयरिंग फॉर द क्लाइंट। ऑप्शन डी, एनकरेज द मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। इस कंडीशन में जो हमें नर्सिंग केयर होगा वो क्या होगा, मदर को एनकरेज करेंगे किसके लिए, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। जो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, एनकरेज द मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो अनकंजुगेट जो बिलिरुबिन होता है उसको क्या करना होता है, जितना बेबी को मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी उसकी वजह से जो बिलिरुबिन लेवल होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, उसको एस्केट के लिए हमें क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है कंटिन्यू। एस्क्रेट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, एक किसके कैसे एस्क्रेट होता है, यूरिन या स्टूल के थ्रू इसको हमें क्या करना होता है, एस्क्रेट करना होता है। जितना बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो स्टूल और यूरिन उतना ही पास करेगा, तो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसकी वजह से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से जो जॉन्डिस होता है वो क्या होगा, कम होने के चांस रहेंगे, कम होता है। अगर फोटोथेरेपी यूज कर रहा है नर्स, मतलब फोटोथेरेपी अगर न्यूबॉर्न के लिए ऑर्डर का है, किसके लिए, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए, तो उस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, जो बिलिरुबिन होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या है, जॉन्डिस होता है। तो उसको हमें एस्केलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ेगी इन्फेंट को कंटिन्यू, जिससे जो बिलिरुबिन लेवल होता है, जो बिलिरुबिन कम हो जाता है और जो बिलिरुबिन होता है स्टूल और यूरिन के थ्रू एस्केलेट हो जाता है। तो इसको जॉन्डिस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया था। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो क्या होता है, आफ्टर 24 आवर न्यूबॉर्न। कब होता है, आफ्टर 24 आवर, बेबी के 24 आवर के बॉर्न के बाद जो जॉन्डिस होता है वो कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और बिफोर 24 आवर जो जॉन्डिस होता है वो कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल, जिसमें से डेंजरस कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस डेंजरस होता है। क्या करना पड़ेगा, एनकरेज द मदर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूबॉर्न एंड हेल्प द एलिमिनेटिंग एक्सेसिव बिलिरुबिन देन कॉज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। मतलब जो बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसके एक्सेसिव, उसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे स्टूल और यूरिन के थ्रू जो बिलिरुबिन है वो एस्केलेट हो सके। ऑप्शन बी क्या, यूज ऑफ लोशन ऑयल फोटोथेरेपी नॉट एडवाइजेबल मे कॉज बर्न स्किन वन। तो हमें क्या, लोशन और कोई ऑयल हमें यूज करना नहीं होता फोटोथेरेपी के दौरान, क्या स्किन बर्न हो सकता है इसकी वजह से। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नॉट एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी वजह से होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की वजह से, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A teen hospitalized with anorexia nervosa is now permitted leave her room and eat in the dining room. Which of the following nursing intervention should be included in the client plan of care? तो क्लाइंट क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्लाइंट है, उसके लिए जो मतलब खाना खिलाना है, मतलब ईट इन द डाइनिंग रूम में, तो उसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बेगिंग द क्लाइंट आफ्टर सी ईट, उसका वेट लेना है खाना खाने के बाद। ऑप्शन बी, हैविंग स्टाफ मेंबर रिमेन विद हर फॉर 1 आवर आफ्टर सी ईट। ऑप्शन सी क्या है, प्लेसिंग हाई प्रोटीन फूड इन द सेंटर ऑफ द क्लाइंट प्लेट। ऑप्शन ई, प्रोवाइड द क्लाइंट विद चाइल्ड सीजर यूटेंसिल, चाइल्ड साइज यूटेंसिल, सॉरी क्या है, जो चाइल्ड साइज यूटेंसिल हमें क्या उसको प्रोवाइड कराना है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो क्या होता है,
एनोरेक्सिया नर्वोसा एक हमारा क्या ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड क्या है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में क्या होता है, इस पर्सन को क्या लगता है, वो क्या फियर ऑफ ओबेज, क्या लगता है फियर ऑफ ओबेज, फियर ऑफ ओबेज। मतलब इस पर्सन को लगता है बहुत मतलब मोटापा होने का बहुत डर रहता है इस पेशेंट को। इस कंडीशन में क्या करता है, जैसे इसको पेशेंट खाना खाता है ये क्या सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है। क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में क्या करता है, फियर ऑफ ओबेज होता है पर्सन को। इसमें क्या करता है वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग। क्यों करता है इस कंडीशन में, क्योंकि उसको क्या हो रहा है फियर ऑफ ओबेज, उसको लगता है वो जितना खाना खाएगा उसकी वजह से क्या वो मोटा हो जाएगा, ऐसा उस पर्सन को लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसको क्या है वो फियर ऑफ ओबेज हो रखा है, मतलब फियर मोटे होने का डर रहता है। इसकी वजह से जितना भी वो खाना खाता है तो वो जो भी खाना खाता है तो उसको क्या वो बाहर निकालता है, मतलब वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालता है। क्यों निकालता है, क्योंकि उसको लगता है जो खाना खाए उसकी वजह से भी क्या मोटा हो जाएगा, ओबेज हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑब्जर्व में रखना होता है। 2 से 4 घंटे हमें क्या करना होता है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। क्यों रखना होता है, क्योंकि वे वोमिटिंग कर नहीं करे, इसलिए हमें क्या करना होता है, उसको ऑब्जर्वेशन करना होता है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है आफ्टर ईटिंग। हैविंग स्टार मेमर रिमेन विद द अर्थ फॉर 1 आवर या 1 से 2 आवर आफ्टर सी ईट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इसी से रिलेटेड क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा। क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा, ये भी क्या हमारा एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस पर्सन को लगता है फियर ऑफ बेक, फियर ऑफ बेक। इस पर्सन को लगता है वो बहुत पतला है, मतलब बहुत कमज़ोर है, तो इसकी वजह से जो ऐसा पर्सन क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम खाना खाएगा। इसको हम बोलते हैं बिंग ईटिंग। क्या बोलते हैं, बिंग ईटिंग। बिंग ईटिंग मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, वो क्या होता है बिंग ईटिंग होता है। तो इस पर क्यों होता है, क्योंकि इस पर्सन को क्या लगता है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से वो जितना भी खाना खाता है इसमें भी क्या पर्सन वोमिटिंग करता है। तो वो वोमिटिंग किस लिए करता है, इसमें मतलब जो खाना खाया उसको निकाल के उससे भी ज़्यादा खाने की ट्राई करता है। तो हमें क्या है ये डिफरेंट समझ में आना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वॉमिटिंग किस पर्पज़ से करता है वो, और जो बुलिमिया नर्वस होता है उसमें जो वॉमिटिंग होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है। जो बुलिमिया नर्वस होता है उसमें जो पर्सन क्या आता है फियर ऑफ वीक होता है, इस वजह से जो भी खाना खाता है उसको बाहर निकालता है और उससे भी ज़्यादा खाने की ट्राई करने के लिए। और ऐसा पर्सन क्या करता है जो खाना खाया है उसको डायरेटिक भी यूज़ करता है। खाना जो खाता है उसको क्या करता है वो डायरेटिक भी यूज़ करता है इसको निकालने के लिए, और क्या लैक्सेटिव भी यूज करता है। ऐसा पर्सन क्या करता है डायरेटिक और लैक्सेटिव भी यूज करता है और वोमिटिंग भी करता है। क्यों करता है वो और भी ज़्यादा खाने का ट्राई करता है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है फियर ऑफ वीक हो रहा है या बिंग ईटिंग की कंडीशन हो रही है। तो इस दोनों कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है एंटी डिप्रेशन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिसमें क्या फ्लोक्सेटिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्लोक्सेटिन, ये क्या होती है हमें एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है फ्लोक्सेटिन। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, ड्रग ऑफ चॉइस फ्लोक्सेटिन देना पड़ता है। इसमें जो थेरेपी भी देते हैं एक होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। ये हमें क्या थेरेपी यूज करना होता है इस पेशेंट के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, हैविंग ए स्टाफ मेंबर रिमेन विद हर फॉर 1 आवर आफ्टर द ईट। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। हैविंग स्टाफ मेंबर रिमेन विद द क्लाइंट 1 आवर आफ्टर मील विल हेल्प टू प्रिवेंट द इंसिडेंट सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। क्या करता है पेशेंट सेल्फ इंड्यूस मतलब सेल्फ खुद से वॉमिटिंग करता है। इसको हेल्प करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए वॉमिटिंग ना करे उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसके पास रहना पड़ता है 1 घंटा खाने के बाद तक, जिससे जो खाना खाया वो उसका डाइजेशन हो जाए। ऑप्शन ए क्या है, ए क्लाइंट वेट मोर आफ्टर मील अनडिटरमाइंड ट्रीटमेंट। इससे हमें क्या पता नहीं कर सकते ये क्या हमारा अनडिटरमाइंड ट्रीटमेंट होता है।
ऑप्शन सी क्या है, बैलेंस डाइट एंड एक्सेसिव प्रोटीन नॉट वेल टॉलरेट एट फास्ट। ये ऑप्शन सी भी क्या हमारा रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी क्या है, गिव चाइल्ड साइज यूटेंसिल ट्रीट विद चाइल्ड रेदर देन द अडल्ट। ये भी हमारा क्या है, अनइफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। जो हमारा ट्रीटमेंट होता है हमारा क्या होता है इफेक्टिव, हमें क्या है जो एनोरेक्सिया नर्वसा वाला क्लाइंट है उसके खाना खाने के बाद तक हमें 1-2 घंटे के बाद तक उसके साथ रहना होता है और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू इरेक्शन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट टास्क ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो इरेक्शन जो होता है साइंस उसके अकॉर्डिंग जो स्टेज होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके लिए जो 8 ईयर में जो डेवलपमेंट का जो टास्क होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी इनिशिएटिव, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी होता है वो किसने दिया है, इरेक्शन ने दिया था। कौन सा थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, इरेक्शन ने दिया था। तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है उसमें कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है, कौन सी स्टेज में होता है वो देखते हैं हम। फर्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट। इन्फेंट जो एज का क्राइटेरिया होता है कितना होता है, 0 to 1 ईयर। जो 1 साल तक का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, जो 1 साल का जो चाइल्ड होता है उसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, 1 ईयर का हम क्या बोलते हैं उसको इन्फेंट बोलते हैं। इसमें जो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट। देन उसके बाद क्या आता है, टोडलर। टोडलर का जो एज क्राइटेरिया होता है कितना होता है, 1 से 3 साल का जो एज क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, टोडलर होता है। उसमें हमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो कौन क्या देखने को मिलता है, ऑटोनोमी, ऑटोनोमी वर्सेज सेम। इसके बाद क्या आता है, प्री स्कूलर। क्या होता है, प्री स्कूलर। इसका जो क्राइटेरिया होता है कितना होता है, 3 to 6 ईयर। और इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है क्या मिलता है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। नेक्स्ट क्या आता है, स्कूलर। स्कूलर इसका जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, 6 to 12 ईयर। इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, इंडस्ट्री वर्सेज, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी। नेक्स्ट क्या आता है, एडोलसेंट। एडोलसेंट इसका जो एज क्राइटेरिया होता है क्या होता है, 12 to 18 ईयर का। इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, रोल, आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन। क्या होता है, रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, अडल्ट। इसका जो एज क्राइटेरिया होता है क्या होता है, 40 ईयर। कितना होता है, 18 से 40 ईयर। इसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन। नेक्स्ट क्या आता है, मिड अडल्ट, मिड अडल्ट। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे, बहुत इजीली याद रख सकते हैं इसको, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। जो मिड अडल्ट होता है उसका जो एज क्राइटेरिया होता है कितना होता है, 40 से 60 ईयर।
इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जनरेशन वर्सेज स्टेजनेशन। क्या होता है, स्टेजनेशन, स्टेजनेशन। नेक्स्ट है अडल्ट, ओल्डर अडल्ट। क्या होता है, ओल्डर अडल्ट, ओल्डर अडल्ट। इसका जो कैरेक्टर होता है मोर देन 60 ईयर। इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा ईगो, इंटीग्रिटी, एंड डेस्पायर, डेस्पेयर। तो ये कुछ क्या है हमारा एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो कौन सी एज में कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था। तो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं वो देखते हैं। इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो बहुत ईजिली हमें याद रखना हमें बहुत ईजी रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रस्ट इसको इजी याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री रिजे। जो हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री रिजे। रिजे क्या है, एक इंडस्ट्री का नाम है, उसके अंदर ट्रक और ऑटो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसको हमें याद रखना है इस ट्रिक के थ्रू। तो वो हमें क्या है, इस ट्रिक के थ्रू याद रखना है, तो इजीली याद रख सकते हैं। इस ट्रिक के थ्रू हमें क्या है, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री रिजे, ये ट्रिक हमें याद रखना है। तो जो रिजे क्या है, एक इंडस्ट्री का नाम है, उसके अंदर ट्रक ऑटो, ट्रक क्या होता है, बड़ा होता है, उससे छोटा क्या ऑटो होता है, दोनों किसके अंदर काम करते हैं, एक इंडस्ट्री है उसके अंदर काम करते हैं। और जो इंडस्ट्री का नाम है क्या है, रिजे, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री रिजे। ये बार बार ट्रिक याद रखना है। तो ये ट्रिक याद रहेगा तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रक क्या होता है हमें पता होना चाहिए, एज क्राइटेरिया सीक्वेंस में एज क्राइटेरिया क्या होता है, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंट, अडल्ट, मिड अडल्ट और ओल्डर। ये एज के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है एज क्राइटेरिया सीक्वेंस में। तो हमें क्या है, 1 साल का जो 0 से 1 साल तक क्या होता है, इन्फेंट होता है। 1 से 3 का क्या होता है, टोडलर। 3 से 6 प्री स्कूलर, 6 से 12 स्कूलर और 12 से 18 एडोलसेंट। अडल्ट क्या होता है, 18 से 40, मिड अडल्ट 40 से 60 और ओल्डर अडल्ट क्या होता है, अबव 60 से हमारा ओल्डर अडल्ट होता है। ये क्या हमारा एज क्राइटेरिया होता है। तो इसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कैसे याद रखें, तो जो ट्रक होता है उससे हम क्या याद रख सकते हैं, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। क्या याद रख सकते हैं, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो हमें इनमें से एक भी पता है, अगर ट्रस्ट का पता है तो हमें ऑटोमेटिकली याद माइंड में आ जाना चाहिए, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो क्या है, एक वर्ड ही याद होता है हमारा, तो उससे हमें क्या है इजीली याद रख सकते हैं दूसरे वर्ड को भी। जो ट्रक होता है उससे हमें ट्रस्ट याद रखना है। जो इन्फेंट होता है उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इसकी एज में क्या होता है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। देन आता है ऑटो, ऑटो से क्या है हमें याद रखना है, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। ऑटो क्या, जो ट्रक होता है क्या बड़ा होता है और ऑटो हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो टी और ई, तो ऑटो क्या छोटा है, तो ऑटो से क्या याद रखना है, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। देन उसके बाद इनसे की याद क्या रखना है हमें, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। देन ये दोनों क्या किस में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ऑटो, ट्रक इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी हमें ये याद रखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस में देखने को मिलता है, स्कूलर में। एंड एडोलसेंट जो एज होता है 12 से 18 साल का, उसमें क्या रोल, आर का मतलब क्या होता है, रोल। रोल मतलब आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन। जो आइडेंटिफाई एंड कन्फ्यूजन होता है वो क्या, रोल। तो रोल से हम क्या आर से क्या रख सकते हैं, रोल। रोल क्या होता है, आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन। जो कौन सी एज में देखने को मिलता है, एडोलसेंट में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एडोलसेंट से। जो एडोलसेंट की कंडीशन में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, रोल, आइडेंटिफाई एंड कन्फ्यूजन।
तो आर से हम रोल, आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन याद रख सकते हैं। आई से क्या याद रख सकते हैं, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, जो कब देखने को मिलता है, एडल्ट में। एंड मिडिल एडल्ट में क्या है, जी से क्या याद रख सकते हैं, जनरेशन वर्सेज स्टेजनेशन। और ईगो से क्या याद रख सकते हैं, ईगो, इंटीग्रिटी या डेस्पायर। तो ये हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रक, ऑटो इन इंडस्ट्री, रिजे। तो ये ट्रिक याद रहेगा तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। तो इस कंडीशन में जो हमारा 8 ईयर होता है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ट्रक, ऑटो इन इंडस्ट्री, रिजे। ये हमारा क्या ट्रिक था। तो जो 8 ईयर में क्या आता है, ट्रस्ट किस में आता है, इन्फेंट में जो 1 साल तक रहता है। ट्रक किस में आता है, टोडलर में आता है जो 3 साल तक का रहता है। जो इनिशिएटिव होता है वो कितने साल तक रहता है, 6 से 12 साल, 3 से 6 साल तक का रहता है। और जो प्री होता है हमारा इंडस्ट्री, जो क्या होता है हमारा प्री स्कूलर, जो एज क्राइटेरिया होता है वो कितना होता है, 6 से 12 साल तक का। हमें क्वेश्चन पूछा गया 8 ईयर का, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, इंडस्ट्री। तो इसका जो आंसर राइट क्या है, इंडस्ट्री। तो ये ट्रिक हमें याद रखना है, ऑटो, ट्रक इन इंडस्ट्री इन रिजे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स शुड ऑब्जर्व साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद ब्रोंकोडायलेटर। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, जो ब्रोंकोडायलेटर होता है उसका जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ट्रेमर, विजन चेंज एंड हाइपोटेंशन। तो इससे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ट्रेमर्स। जो ब्रोंकोडायलेटर होता है वो क्या होता है, ट्रेमर्स करता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्रोंकोडायलेटर का। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ट्रेमर। जो ब्रोंकोडायलेटर होता है वो क्या, मेडिकेशन रिलैक्स द मसल्स सराउंडिंग द एयरवे। जो ब्रोंकोडायलेटर होता है वो क्या करते हैं, एयरवे के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। उसके वजह से जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है क्या होता है, नोजिया, ड्राई माउथ, हार्ट रेट इंक्रीज और ट्रेमर देखने को मिलता है। जो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, विजन चेंज, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है क्या होता है, वो ओवरडोज की वजह से देखने को मिलता है। ब्रोंकोडायलेटर की ओवरडोज होने की वजह से ये सिम्टम देखने को मिलता है। हमें पूछा गया था कॉमन साइड इफेक्ट, तो क्या